सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, यानी हिंदू विधि के स्रोत, कि हिंदू विधि के स्रोत क्या क्या हैं। ये स्रोत प्राचीन काल में किन किन बातों से रिसोर्स माना जाता है, आधुनिक काल में किन किन बातों को हिंदू विधि का स्रोत माना जाता है, केस लॉज इससे रिलेटेड क्या हैं, और किस तरीके से इसका उत्तर आपको लिखना है। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। यदि हिंदू विधि की बात की जाए तो हिंदू विधि को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, और स्वाभाविक है कि धर्म प्राचीन है तो इससे संबंधित जो नियम कानून विधि होगी वो भी प्राचीन होगी, क्योंकि जो भी हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स हैं, या हिस्ट्री की बात करें आप, या फैक्ट हैं, या एविडेंसेस हैं, तो उनके आधार पर यह कहा जाता है कि हिंदू विधि अपने आप में सबसे प्राचीन विधि है। अपने अपने सबके इतिहास के आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। अब यदि इनके स्रोत की बात की जाए तो सबसे मुख्य तौर पे इनके दो स्रोत माने जाते हैं, एक प्राचीन स्रोत और दूसरा आधुनिक स्रोत, एंशियंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। तो एंशियंट सोर्सेज में यदि बात की जाए तो सबसे मुख्य जो सोर्स हैं वो चार हैं, यानी श्रुति, स्मृति और रूढ़ि, प्रथा, और इसके बाद डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो ये चार इसके स्रोत माने जाते हैं। अब इन चार स्रोतों में यदि अलग अलग सबकी बात की जाए तो श्रुति, जैसा इसका नाम है कि सुना गया, यानी कि माना जाता है कि देवताओं के मुख से इसे कहा गया था, और ये देववाणी है, और इनको हम लोग वेद के नाम से जानते हैं। अब वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद, although the Vedas do not directly lay down specific legal rules, they establish broad principles of dharma, social order and duties that later become the basis for Hindu legal thought। अब इस बात को समझने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लें कि जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान में सभी बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई हैं, सभी नियम कानून, छोटी छोटी बातें संविधान में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन उसी संविधान को आधार बना करके जो विधियां बनाई जाती हैं संविधान के विरुद्ध न हो इस बात का ख्याल रखते हुए बनाई जाती हैं, तब हम मानते हैं कि वो विधि संवैधानिक है और सही विधि है। और इसका मतलब कि संविधान के मैंडेट्स को, संविधान के आज्ञापक जो प्रावधान हैं उनको ध्यान में रखते हुए विधियां बनाई जाती हैं, और उन विधियों में सारी बातें छोटी बड़ी लिखी जाती हैं। तो उसी तरह से वेद इसके प्रमुख स्रोत हैं, मुख्य आधार वेद हैं, और उन वेदों को आधार मानते हुए जो अलग अलग विधियां निर्मित की गई, अलग अलग कस्टम्स प्रचलित हुई, उनके द्वारा फिर छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया जाता है। तो इसी आधार पर संविधान और दूसरी विधियों के रूप में आप वेद को समझ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो इसका स्रोत है हिंदू विधि का, स्मृति। स्मृति जैसा इसका शब्द, जैसा इसका उच्चारण है, इसका नाम है, यानी कि आपने अपने मस्तिष्क में कुछ धारण किया हुआ है, याद किया हुआ है, तो याददाश्त के आधार पर आपने कुछ कहा, लिखा, तो उन्हीं को हम स्मृति के नाम से जानते हैं। और स्मृति में कई स्मृतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये प्रमुख स्मृति हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा आप बार बार उल्लेख सुनते होंगे, राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा होती रहती है, मनु स्मृति। तो मनु स्मृति उसमें सबसे प्रमुख है, इन तीन में भी सबसे प्रमुख है, और उस तरह से इन तीन के अतिरिक्त भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। और यहाँ पे इन स्मृतियों में किस तरह की बातें की गई हैं, फैमिली लॉ यानी पारिवारिक विधि की, इनहेरिटेंस की, ऑब्लिगेशन एंड कंडक्ट की, यानी आचरण और कर्तव्य का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब तीसरे स्रोत की बात की जाए तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, निबंध, यानी कि उन स्मृतियों की व्याख्या जब विद्वताओं ने, ऋषियों महर्षियों ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की, यानी जो कुछ अभी जैसे संविधान में कुछ बात लिखी गई है तो बड़े सीनियर अधिवक्ता द्वारा, न्यायाधीश द्वारा विभिन्न जजमेंट्स में संविधान की व्याख्या की जाती है। तो उसी तरह से जो व्याख्या की गई उन स्मृति या वेद की, उन्हीं को हम लोग डाइजेस्ट या कमेंट्रीज के नाम से जानते हैं, यानी निबंध के नाम से जानते हैं। और इनमें सबसे मुख्य जो निबंध लिखे गए हैं वो मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई मिताक्षरा, और जिमूत वाहन जी द्वारा लिखा गया दाय भाग, ये दो सबसे मुख्य प्रचलित भारत में
निबंध या कमेंट्रीज या डाइजेस्ट माने जाते हैं। और मिताक्षरा में मुख्य रूप से बात की गई है यानी संपत्ति से संबंधित अधिकार की यानी सक्सेशन की बात की गई है। और यहाँ माना गया है कि जन्म के द्वारा ही व्यक्ति का संपत्ति में अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यदि दाएं भाग की बात की जाए तो यहाँ पिता की मृत्यु पर पुत्र के अधिकार के उत्पन्न होने की बात की जाती है। मिताक्षरा पूरे भारत में लागू है, केवल बंगाल मुख्य रूप से और उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़ करके, यानी कि दाएं भाग का जो प्रचलन है वो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, मिताक्षरा का प्रचलन शेष पूरे भारत में है। अब इनके भी अलग अलग फिर छोटे छोटे सब स्कूल्स भी हैं, उप शाखाएँ भी हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे जब दूसरे स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे। अब इसके बाद कस्टम एंड यूजेज यानी रूढ़ि और प्रथा। तो रूढ़ि और प्रथा यदि किसी परिवार में, किसी समाज में, समुदाय में, किसी क्षेत्र विशेष में कोई प्रचलन में है अपनी कस्टम और यूजेज, तो उन्हें भी फॉलो किया जाता है। इवन कभी कभी विधि के ऊपर भी उनको वरीयता दी जाती है। जैसे हमारे दत्तक विधि में ये उल्लेख किया गया है कि 15 वर्ष से कम के बच्चे का दत्तक लिया जा सकता है। और लेकिन वहीं पे ठीक उसी प्रावधान में कहा गया अपवाद के रूप में कि यदि किसी समाज, परिवार, समुदाय में कोई प्रथा हो इस तरह की, तो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का भी गोद लिया जा सकता है। इसी तरह से इसी दत्तक वाले प्रावधान में ये उल्लेख है कि किसी विवाहित व्यक्ति को दत्तक में नहीं लिया जा सकता या नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि किसी समाज समुदाय में कोई इस तरह की प्रथा हो तो विवाहित व्यक्ति का भी दत्तक लिया जा सकता है। कस्टम आर लॉन्ग इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय कम्युनिटी यानी समुदाय द्वारा इसको लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे हम वरीयता देते हैं। फॉर ए कस्टम टू बी लीगली वैलिड यानी प्रथा को, रूढ़ि को वैध ठहराने के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं होनी चाहिए। वो प्राचीन हो यानी इमोमेरियल टाइम से उसका यूज़ किया जा रहा हो, सर्टेनिटी हो यानी कि एक ही तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, एक ही अर्थान्वयन किया जा सकता हो, निश्चितता यानी कि 2 धन 2 हमेशा 4 ही होगा, तो इस तरह से निश्चितता हो उसमें। कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार उसका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 1 साल तक प्रयोग किया गया, 6 महीने छोड़ दिया गया, या 6 महीने प्रयोग किया गया, 1 साल तक नहीं प्रयोग किया गया, तो निरंतरता में वो यूज़ हो रही हो। रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड स्टैट्यूटरी लॉ यानी तर्कसंगत हो, यानी कि हम आप उसे तर्कों के आधार पर उचित ठहरा सकें, लोक नीति के विरुद्ध न हो, या जो विधि या अधिनियमित विधि है उसके विरुद्ध न हो। अगर इतने गुण उसमें होंगे तो वो वैध प्रथा या रूढ़ि कहलाएगी। वैलिड कस्टम कैन ओवरराइड इवन स्मृति स्पेशली इन मैटर्स ऑफ मैरिज सेरेमनीज, डिवोर्स प्रैक्टिसेस, जॉइंट फैमिली ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। यानी जैसा मैंने उल्लेख किया ऊपर ही, कभी कभी विधि के ऊपर भी इसे वरीयता दी जाती है। अब यदि हम लोग बात करें मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की यानी आधुनिक स्रोत की बात की जाए, तो इसमें अधिनियम जो विधायिका द्वारा पारित किए जाते हैं, न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय, और इसके बाद सद्विवेक, साम्य और न्याय, इसके आधार पे इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर लेजिस्लेशन या अधिनियम की बात की जाए, स्टैट्यूट्स की बात की जाए, तो मुख्य रूप से 4 अधिनियम बनाए गए आपकी संसद द्वारा, और इनमें सबसे मुख्य जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का यानी हिंदू विवाह अधिनियम। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? विवाह का, विवाह विच्छेद का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, इसके बाद पृथक्करण का, मेंटेनेंस का भी उल्लेख किया गया है इसमें। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जाए 1956 की, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस और सक्सेशन, उत्तराधिकार के अधिकार की बात की गई है यहाँ पे। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दत्तक और भरण पोषण का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात की जाए तो यहाँ संरक्षकता और अवयस्कता का उल्लेख किया गया है कि कौन व्यक्ति संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है, किस व्यक्ति को हम माइनर मानेंगे, संरक्षक किस प्रकार के होते हैं, इस सभी बातों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब यदि हम बात करें दूसरे सोर्स की यानी दूसरे आधुनिक सोर्स की, तो जुडिशियल डिसीजन प्रेसिडेंट्स और संविधान के अनुच्छेद 141 का उल्लेख हम यहाँ करें तो संविधान का अनुच्छेद 141 ये कहता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में कोई निर्णय दिया होगा तो पूरे भारत में सभी न्यायालयों पे वो बाध्यकारी है, और इस प्रकार से जैसे कि विधियों का पालन न्यायालय करते हैं उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सभी न्यायालय करेंगे।
तो इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई बात का मतलब कि निर्णय अगर उसने कुछ दिया है तो वो निर्णय भी विधि की तरह से फॉलो किया जाता है। तो इसका मतलब ये भी एक स्रोत है हिंदू विधि का। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन के द्वारा पुत्री को भी साहदायिक माना गया, यानी कि हम आसान भाषा में बात करें तो उसको फैमिली मेंबर माना गया और उसे भी प्रॉपर्टी देने की बात की गई। इसके पहले 2005 के पहले पुत्री को पुत्र के समान हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी या उसे शेयर नहीं दिया जाता था। कोपार्सनल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यानी सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हो रही है। तो वहाँ पे प्रावधान किया गया कि 9 सितंबर 2005 यानी इसका इन्फोर्समेंट का जो डेट था, उस डेट को यदि पुत्री पैदा होती है या उसके पिता जीवित रहते हैं तो उस पुत्री को कोपार्सनल माना जाएगा और उसे राइट दिया जाएगा, यानी प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा। तो इस तिथि के बाद जो जजमेंट्स आए उनमें इन्हीं बातों को दोहराया गया कि हाँ, पिता जीवित है, यदि पुत्री का जन्म पहले हो चुका है लेकिन पुत्री जीवित है और पिता दोनों जीवित हैं और शेयर खुलता है इस डेट को या इस डेट के बाद, तो उसे शेयर मिलेगा। लेकिन यदि 2004 में दिसंबर 20 के पहले ही पार्टीशन हो चुका हो तब उसे शेयर नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स ने, यानी 2014, 15, 16, 17 में जजमेंट आए और जिनमें ये बात दोहराई गई। लेकिन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में कहा गया कि पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो, पुत्री का जन्म कभी भी हुआ हो, यदि पार्टीशन न खुला हो 20 दिसंबर 2004 के पहले, यानी कोर्ट के डिक्री के द्वारा या रजिस्टर्ड पार्टीशन न हो, तो ऐसी पुत्री एक कोपार्सनर के रूप में अपने पिता की संपत्ति को इनहेरिट करेगी। सक्सेशन में उसे प्रॉपर्टी मिलेगी जैसे कि पुत्र को मिलती है और पुत्र के समान ही उसके कर्तव्य और दायित्व होंगे। तो इसका मतलब ये जजमेंट 2020 में आ जाने के बाद अब सभी सक्सेशन, यानी जॉइंट फैमिली के सक्सेशन या कोपार्सनरी के जो सक्सेशन होंगे वो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसका मतलब ये जजमेंट भी हिंदू विधि का स्रोत बन गया और आगे भी इसको फॉलो किया जाएगा जब तक कि इससे बड़ी बेंच के द्वारा इसे ओवर रूल न कर दिया जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि 2017-2018 के जजमेंट को इस जजमेंट के द्वारा ओवर रूल कर दिया गया, यानी कि जब तक इस जजमेंट के द्वारा ओवर रूल नहीं किया गया था तब तक उन्हें विधि की तरह फॉलो किया जा रहा था। अब इस जजमेंट को फॉलो किया जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये हम लोगों को यहाँ पे रेफरेंस लेना है कि जजमेंट भी विधि के रूप में फॉलो किया जाता है और उसे किया जा सकता है। अब इसके बाद तीसरा जो सोर्स है आधुनिक हिंदू विधि का, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस, यानी कि साम्य, न्याय और सद्विवेक। तो जब कोई विधि न हो किसी सब्जेक्ट मैटर पे तब इसका उपयोग किया जाता है, या कि कोई विधि तो है लेकिन वो इस पे खरी नहीं उतरती है, वो सही प्रतीत नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, शक्ति है उसके पास कि वो उसमें इनका उपयोग करते हुए संशोधन परिवर्तन करते हुए निर्णय दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13B में एक प्रोविज़न है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने की, और वहाँ पे उल्लेख किया गया है कि 6 मास का कूलिंग पीरियड होगा, 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होगा, यानी पहले एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और फिर 6 महीने के बाद दूसरा एप्लीकेशन दिया जाएगा। तब कोर्ट इंटरटेन करेगा उस डिवोर्स पिटीशन को और उसके आधार पर डिवोर्स ग्रांट करेगा। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में डिसीजन दिया अमरदीप सिंह बनाम अरविंद कौर के मामले में कि जहां पक्षकारों के संबंध बिल्कुल ही खराब हो चुके हों तब ये 6 मास उनको इंतजार कराना उचित नहीं है और उनका डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए, और कोर्ट मैटर के फैक्ट और सर्कमस्टांस को देखते हुए इस कूलिंग पीरियड से छूट दे सकता है उन्हें। तो इसका मतलब कि साम्य, न्याय और सद्विवेक के आधार पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये भी हिंदू विधि के आधार हैं और इस तरह से कोर्ट ने बहुत से मामलों में बहुत से डिसीजंस दिए हैं। अब इस आधार पे बात की जाए इन रिसोर्सेज को देखने के बाद, सोर्सेज को देखने के बाद, तो भारतीय विधि में या भारतीय हिंदू विधि में प्राचीनता भी समाहित है, यानी प्राचीनता के जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो भी कुछ हद तक लागू होते हैं, और आधुनिक जो विधियां बनाई गई हैं या न्यायालय के निर्णय हैं उनका भी समावेश है, और दोनों का समावेश करते हुए सभी विधियां आपको देखने को मिलेंगी। और इस रूप में यदि हम कहें, यानी कि जब हम धार्मिक सिद्धांतों या रूढ़ि प्रथा की बात करें
तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 7 में बात की गई है सेरेमनीज़ की, यानी संस्कारों के पूरा करने की। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिसेंट एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि किसी मैरिज को यानी विवाह को केवल रजिस्टर्ड करा लेना ही सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि उसके साथ वैलिड सेरेमनीज को भी फॉलो किया गया हो, यानी विधि विधान से संस्कारों के साथ विवाह पूरा किया जाए, तभी वो वैध हिंदू विवाह माना जाएगा। तो इसका मतलब कि आज भी हम सेरेमनीज को यानी धार्मिक सिद्धांतों को भी मान्यता दे रहे हैं, और विधि जो बनाई गई है विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा और न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आ रहे हैं, और साम्य न्याय और सद्विवेक को भी स्थान दिया जा रहा है। और इसके बाद हमने अभी भी अपने जो प्राचीन 4 सोर्सेज की बात हम लोगों ने की उनको भी फॉलो कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग के लिए आपको, जैसा कि हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में चीज़ों को देखा, जिस तरह से बात की, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट, यदि आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है तो भी, यदि आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है तो भी ठीक इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। बस ये है कि क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट पूछा जा रहा है तो इसमें थोड़ी चीज़ें कम कर देंगे आप। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से लिखेंगे। और यदि आपको प्री वगैरह के आंसर इसमें से करने हैं तो उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। इसमें आपको प्री के भी आंसर मिल जाएंगे, मेंस के भी आंसर मिल जाएंगे। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दें ताकि हम उसको आगे फॉलो कर सकें। धन्यवाद।